स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। मतदान में मात्र 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में क्या हो सकता है, क्या कुछ कुछ नाटकीय करवट जो है ये चुनाव ले सकता है, इसके बारे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके ऊपर आज की हमारी जो चर्चा है वो आधारित है। आज हम बात करेंगे अमित शाह, गृह मंत्री जो नंबर 2 हैं। अगर हम उसे देखें कि जो जो सत्ता जो है उसकी जो हायरार्की है बीजेपी के अंदर, उसमें नंबर 2 पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका स्थान है। तो वो लुधियाना में थे कल शाम को उन्होंने यहाँ पे एक रैली की, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में। वहां पे उन्होंने क्या कहा और उनका जो बयान था, जो भी संबोधन था, उससे क्या बीजेपी के इस लुधियाना की सीट को जीतने के जो संभावनाएं हैं, क्या वो और पक्की हो गई हैं? इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी, जो कि जिनको नंबर 2 समझा जा रहा है कांग्रेस की हायरार्की में राहुल गांधी के बाद, तो वो भी पंजाब में थी और लुधियाना में उन्होंने खन्ना में, जो फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे उन्होंने एक चुनावी रैली की और इसके साथ वो पटियाला भी गई हैं और उसके बाद वो चंडीगढ़। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा और जो उन्होंने कहा, क्या वो राहुल गांधी ने जो यहाँ पे कहा था एक दिन पहले, उससे कुछ भिन्न था? और उनकी ये जो संबोधन है यहाँ पे, रैली जो है प्रियंका गांधी से, उससे कांग्रेस के जो चांसेस हैं पंजाब में जीतने के, क्या वो और बड़े हैं या नहीं? और उसके साथ ही जुड़ता हुआ एक और बहुत अहम पहलू है पंजाब की राजनीति में, वो है पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। तो नवजोत सिंह सिद्धू की एक जो खामोशी है, एक चुप्पी है, वो सबको खल रही है। इस बार के चुनाव में बिल्कुल उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया और वो आईपीएल के साथ अनुबंधित हैं और वहां पे वो कमेंट्री कर रहे हैं। और वो 26 तारीख कल वो खत्म हो गया, फाइनल हो गया है। अब सिद्धू क्या करेंगे और प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा क्या हुआ जिसकी आज चर्चा करनी बनती है? और उससे भी एक और अहम पहलू है इस चुनाव का, वो ये है कि जो रेडिकल जो सोच के धारणी है जो पंजाब में, उनके जो उम्मीदवार जो हैं वो 2 जगह पे, विशेषकर खडूर साहब की जो सीट है और फरीदकोट की, अचानक उनके बारे में चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही हैं। अचानक ऐसा मीडिया जो है, सोशल मीडिया में विशेषकर, ऐसा कुछ आ रहा है कि जैसे रातों रात जो हवा है उनके पक्ष में हो गई। क्या ऐसा है? तो इस पे भी हम चर्चा करें। और सबसे पहले हम बात करेंगे अमित शाह ने लुधियाना की रैली में क्या कहा। अमित शाह ने वहीं से पकड़ा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा था। जब लुधियाना की सीट का जिक्र किया था, जब वो जालंधर में जनसभा कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जो लुधियाना के प्रत्याशी रवनीत बिट्टू के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए उनके पक्ष में वोटर्स को आह्वान किया था कि भी उनके पक्ष में वोट डालें, उनको विजयी बनाए। तो वहां पे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था कि रवनीत सिंह बिट्टू मेरे मित्र। ये जो मित्र शब्द है, इसके बारे में हम पहले की वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस मित्र शब्द ने अचानक रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में एक माहौलबंदी की है लुधियाना में। लुधियाना बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है पंजाब की सभी से। ये पंजाब की का ये फाइनेंशियल हब है, पंजाब का ये इंडस्ट्रियल हब है, पंजाब का ये दिल है। पंजाब की जो जितनी जीडीपी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा लुधियाना कंट्रीब्यूट करता है। लुधियाना बड़ा महत्वपूर्ण है। और लुधियाना से जो प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू, जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से संबंधित है जिसको एक राष्ट्रवादी जो सोच है उसके साथ हमेशा जोड़ के देखा गया है। राष्ट्रवादी विचारधारा, जिन्होंने पंजाब में, उनके जो दादा थे स्वर्गीय बेअंत सिंह, जिनका असैसिनेशन हुआ था, उन्होंने
आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक जो लड़ाई जो पंजाब ने लड़ी उनकी अगुवाई में, तो ये उस परिवार से संबंधित था। तो उसका एक जो बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा है उसके साथ एक सीधा सीधा जुड़ाव बनता है। और जबकि उनकी राजनीतिक वफादारी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ अगर है तो इसका निश्चित तौर पे बीजेपी को लाभ जो है वो मिलने वाला है, पंजाब में भी और पंजाब से बाहर भी। तो ऐसा अमित शाह जी ने क्या किया? तो अमित शाह जी ने भी वही शब्द कमोबेश दोहराए रवनीत सिंह बिट्टू को कल की जो लुधियाना की उन्होंने रैली की है। ये 2022 का जो चुनाव था असेंबली का, उसके बाद ये पहली चुनावी रैली थी यहाँ अमित शाह की। तो उससे भी ये एक धारणा बनी है लुधियाना में विशेष करके कि रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं उन्होंने उनको दोस्त शब्द इस्तेमाल किए, प्रधानमंत्री ने मित्र और इन्होंने दोस्त शब्द इस्तेमाल किया और ये कहा कि उनको जो सम्मान जो है वो दिया जाएगा। तो एक चर्चा पहले से जो चल रही थी लुधियाना में, जब से रवनीत बिट्टू कांग्रेस पे यहाँ छोड़ के बीजेपी में आए थे और प्रत्याशी घोषित हुए थे कि चाहे वो जीते या हारे, तो केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको मंत्री पद जो है वो मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, मित्र शब्द का प्रयोग और अमित शाह का जो दोस्त शब्द का प्रयोग है, उससे इस बात को एक कंफर्मेशन होती है कि वाकया ही ऐसा हो सकता है। और इसके चलते जो लोग हैं यहाँ पे, विशेषकर जो लोग कांग्रेस में जिनके साथ रवनीत बिट्टू ने बरसों बरस काम किया है, उनके दादा के साथ काम किया है, जिन कांग्रेसी लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने, जो केडर वर्कर या एक जनरल जो स्विंगिंग वोट स्पेशली जो है, जो कि एक निर्णायक रोल अदा करता है किसी भी चुनावी नतीजे में, वो बिट्टू के पक्ष में जा सकता है। ऐसी प्रबल संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो राजनीति में भी बड़ा एक व्यवहारिक दृष्टि से राजनीति को देखते हैं, चुनाव को देखते हैं, तो वो उसी के साथ जाते हैं जिसको वो लगता है कि इसका आने वाले समय में इसके पास कोई ताकत होगी, सत्ता में इसकी कोई हिस्सेदारी होगी और हमारे ये बंदा काम आ सकता है। तो इसने अचानक से एक जो पलड़ा है वो रवनीत बिट्टू या बीजेपी के पक्ष में जो लुधियाना में विशेष कर किया, तो समीकरण बदले और इसका बकायदा नोटिस लिया गया कांग्रेस की तरफ से। और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजा वड़िंग जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने किशोरी लाल जो अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी और जो गांधी परिवार के साथ बेहद नजदीकी उनके एक पारिवारिक सदस्य की तरह है, तो वो लुधियाना को बिलोंग करते, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि वो लुधियाना में आए और जो कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ के स्थानीय, उनको वो कुछ उनके आने से फायदा होगा, उनको वो कहें कि वो राजा वड़िंग के साथ जो बढ़ चढ़ के उनकी जो चुनावी प्रचार में उसमें हिस्सा ले। लेकिन किशोरी लाल जी ने मना कर दिया क्योंकि वो बनारस में रोड शो में व्यस्त थे, क्योंकि वो सारा जितना भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का रायबरेली, अमेठी में जो भी है या यूपी में जो भी है, वो भी कोई इवेंट होता है, कोई रैली होती है, तो वो सारे का सारा काम जो है, जिम्मेवारी है, वो किशोरी लाल जी सब। तो किशोरी लाल जी आ नहीं रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो 29 को लुधियाना का जो असेंबली क्षेत्र है दाखा, बिल्कुल लुधियाना के साथ सटा हुआ, वहां पे वो एक चुनावी रैली करेंगे, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। अब आते हैं हम बात उस पे कि प्रियंका गांधी का जो दौरा है। अब देखिए, जैसे इसमें एक पैटर्न आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पंजाब में आए, उसकी हमने चर्चा की, हमने एक वीडियो एनालिसिस भी उस पर एक छोटा सा किया था। अब ये दो नेता जो हैं, अमित शाह जो नंबर 2 है बीजेपी में, और प्रियंका गांधी जो नंबर 2 जिनको कांग्रेस में समझाए, अब उनकी बारी थी। तो उन्होंने खन्ना जो फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे, और उन्होंने वही बातें की जो नॉन पोजीशंस हैं कांग्रेस पार्टी की बीजेपी के खिलाफ, और पर्टिकुलरली जो नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अदानी अंबानी जो है
इनकी बातें की है, उनके ऊपर उन्होंने वो ही दोषारोपण किया है कि ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो पहले से ज्ञात हैं। तो कोई ऐसी नई बात उन्होंने नहीं की, कोई नया विज़न जो है जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा नया नहीं किया था। उनके 2 मुख्य बातें थी जो आर्थिक फ्रंट पे उन्होंने की थी। एक तो महिलाओं को वो 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया उनके खाते में हर महीने जाएगा, फिर किसानों की एमएसपी की गारंटी, जो किसानों की एक बहुत बड़ी मांग है, जिसके लिए किसान जो है बीजेपी और केंद्रीय जो सरकार है, मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे साथ ये वादा किया गया था जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था कि आपके साथ आपको एमएसपी की जो है वो लीगल जो है गारंटी वो दी है, उसको लीगलाइज किया जाएगा। और दूसरा था कि किसानों का कर्जा माफ। ये सारी नॉन पोजीशंस हैं। और उसके बाद प्रियंका गांधी गई हैं पटियाला में, वहां पे एक नारी जो न्याय है, महिला न्याय सम्मेलन किया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एक हॉल में, ऑडिटोरियम में। वहां पे औरतों के बारे में, औरतों की अच्छी गिनती जितनी भी एक हॉल में होती है, उनको उन्होंने संबोधन किया। लेकिन उसमें जो दिलचस्प बात थी कि जो मंच था उसमें महिलाएं तो बहुत कम थी, लेकिन मर्द थे जो वो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने स्टेज पे कब्जा किया हुआ था, उस स्टेज से जहां से प्रियंका गांधी महिला न्याय सम्मेलन को संबोधन कर रही थी। उसके बाद वो चंडीगढ़ गई है, तो वो पंजाब में नहीं आता, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे एक बात जरूर की है कि प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू, ये यहाँ पे आम ये समझा जा रहा है कांग्रेस के हलकों में कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो उनकी डायरेक्ट जो अप्रोच है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक है, और विशेषकर प्रियंका गांधी, क्योंकि जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो तब वो डायरेक्ट सीधा राहुल और प्रियंका को मिले थे, उन्होंने उनको शामिल किया था। तो अब प्रियंका को क्या जरूरत पड़ी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ संपर्क साधने की? नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे नहीं है, उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और उनकी रेडिएशन शुरू होने वाली है, करीब करीब 2 माह लगेंगे, और एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु के लिए, उनके जल्दी से जल्दी सेहतयाब होने के लिए। लेकिन राजनीति में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनका जो बेटा है करण सिद्धू, उनको वहां पे उन्होंने बुलाया है। जो करण सिद्धू ने कहा है, उसने ये कहा है कि हमारी ये जो मीटिंग है इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, महज एक शिष्टाचार के नाते कि उन्होंने हमारी माताजी का हाल चाल पूछने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था, तो वो वहां पे आए थे। वो उस रैली में भी करण सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू के पुत्र हैं वो थे उसमें। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक एक्स अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी का आभार जो है वो प्रकट किया उनके लिए, कि उनकी इस जेस्चर के लिए कि उन्होंने उनकी पत्नी का जो है मिजाज पुरशी है, जो उनका हाल चाल है उसके बारे में पूछा। लेकिन राजनीतिक जो जानकार वो कहते हैं ये प्रियंका गांधी का एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू, जो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी की किसी भी उससे एक्टिविटी में, विशेषकर चुनाव की एक्टिविटी में, प्रचार जो अभियान है उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहे, अलग थलग हैं। जब से आईपीएल शुरू हुई है वो आईपीएल के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो अनुपस्थिति है, उनकी एब्सेंस है, वो बेकायदा खल रही है और चर्चा का विषय है, जिसके चलते एक ऐसा परसेप्शन जो बन रहा है, एक धारणा बन रही है जो कि कांग्रेस के खिलाफ जाती है, क्योंकि उनका बड़ा नेता जो है वो रुष्ट है, वो नाराज है। तो एक तरीके से प्रियंका गांधी ने इस जेस्चर के जरिए एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इससे यह भी प्रभाव बिल्कुल साफ मिलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का ना होना महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। अब 26 तारीख को आईपीएल खत्म हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू वापस आएंगे और उनकी पत्नी का पटियाला का राजेंद्रा हॉस्पिटल में जो है वो रेडिएशन जो होगी, वो थेरेपी वो चलेगी। और क्या नवजोत सिंह सिद्धू इन बाकी के दिनों में जो
कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके साथ मंच पे दिखाई देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में अभी तक कुछ, जो मेरी जानकारी है, उनके निकट जो है जानकार है, उनके परिवारक जानकार है, उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो अपनी पत्नी जो है उनके साथ रहेंगे उस इलाज के दौरान, और ऐसा नहीं लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के, और इस स्टेज पे जब मात्र 3 दिन रह गए हैं तो वहां पे सिद्धू का आना ये माना जा रहा है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं डालने वाला है। अब बात आती है हम जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो इस चुनाव में पहले दबी स्वर में जिसकी बात की जा रही थी, वो ये थी कि इस बार पंजाब के चुनाव में 4 बड़ी पार्टियां हैं, और पंजाब की जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका पंथक आधार है, जो सिखों की नुमाइंदा जमात है, राजनीतिक जमात है श्रोमणी अकाली दल, ये सिख जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ जा सकते हैं। वैसे देखा गया है कि पंजाब में जो सिख समुदाय है वो बट के उसका वोट डालता है, वो कांग्रेस को भी वोट डालते हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। अभी तो एक नया है कि बीजेपी ने भी उनको वू किया है, बीजेपी में बहुत बड़े चेहरे आए हैं। वो कल अमित शाह की रैली जो मंच था उस पर भी दिखाई दिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनावी रैलियां थी उनके मंचों पर भी दिखाई दिए। बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो इस बार बीजेपी के पक्ष में सिख समुदाय का वो भुगतने जा रहा है, विशेषकर जो शहरी सिख हैं। तो सिख समुदाय का जो वोटर है जो वो बंटे हुए हैं। इसके चलते एक नया पहलू जो सामने आया वो ये है कि जो रेडिकल सोच वाले हैं सिख समुदाय के अंदर, हालांकि माना जा रहा है कि उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक ऐसी चुनाव से पहले ऐसी स्थिति थी कि उनको एक फ्रिंज एलिमेंट के तौर पे देखा जा रहा था, जिनका कोई ऐसा निर्णायक असर पंजाब के चुनाव में नहीं होने वाला। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, जैसा उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं सुरक्षा को लेकर, मोदी पाकिस्तान का जिक्र किया, मोदी घुस के मारता है, आतंकवाद उनकी बात की उन्होंने, शूटर गैंग गैंगस्टरवाद की बात की उन्होंने, इसकी बात की, अपना लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो बात की है। तो एक कड़क नेता, और बीजेपी की जो विचारधारा है जिसको पंजाब में जिस तरीके से लिया जा रहा है, विशेषकर ये जो रेडिकल जो सिख सोच वाले जो लोग हैं वो इसको एंटी सिख, बीजेपी को एंटी सिख मानते हैं कि जो बीजेपी है वो सिखों को अलग जो है पहचान जो देने से इनकारी है, वो मुनकर है, वो उसको अलग नहीं मानते। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में जो सिख हैं उस पूरे हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, बल्कि उनका एक रक्षक जिसे कहते हैं कि दल है, उस तरीके से देख रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी आएंगे, जब वो ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित तौर पे, जैसे कहते हैं ये प्रकृति का भी नियम है, साइंस भी यही कहती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर कर्म का एक प्रतिकर्म भी होता है। तो अगर आप ऐसी पोजीशन लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो ऐसे एलिमेंट है जिनको बल मिलता है बीजेपी की इस पोजीशन से, इस विचारधारक पोजीशन से जो चुनाव में बीजेपी लेती है, तो ये लोग जो हैं इनको भी वो जो सेक्शंस हैं, वर्ग हैं जो दबे रहते हैं, उनको भी बल मिलता है। और इसमें 2 सीट्स हैं ऐसी विशेष, खडूर साहब की जो सीट है पार्लियामेंट्री, और एक फरीदकोट की सीट है। फरीदकोट की सीट से लड़ रहे हैं सरबजीत सिंह खालसा, जो कि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उसके में जो उनके बॉडीगार्ड थे बेअंत सिंह, जिनको बाद में वहीं पे मार दिया गया था अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से जब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी पे गोलियां चलाई थी, ये उनके ये सपुत्र हैं। और ये पहले भी कई इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक बार बठिंडा में लड़ा था इन्होंने इलेक्शन और अच्छा खासा 1 लाख से ज्यादा वोट मिला था। और इनकी जो माता है वो भी रोपड़ से सांसद रह चुकी हैं। 1989 में वो बड़े अंतर के साथ वहां से जीती थी। तो उसी तरीके से दूसरे जो हैं खडूर साहब में
अमृतपाल सिंह, जिसके बारे में सभी जानते हैं, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके पक्ष में भी एक उभार जो वो देखने में मिल रहा है। और विशेषकर उस पे सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनसे यही लगता है कि गाँव में ये, और सिर्फ गाँव में, पूरी कंस्टिट्यूएंसी के जो शहरी एरियाज़ है वहाँ पे नहीं, जो बिल्कुल विशुद्ध देहात है, वहाँ पे ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं कि जो लोग हैं, जाट सिख हैं, किसानी से भी संबंधित हैं वो, और वो लोग जो हैं इन दोनों के पक्ष में जो है वो लामबंद जो है मोबिलाइज जो हुए हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि हमने दूसरी पार्टियों के जो है वो नहीं, बूथ भी नहीं लगने देने, इस तरीके की बातें पुष्ट और अपुष्ट जो है सूचनाएं वो आ रही हैं। और इसके साथ ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई ये कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक विशेष पार्टी नहीं है, जैसे सरबजीत सिंह खालसा वहां से हैं फरीदकोट से, इनका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है अमृतपाल सिंह से, खडूर साहब, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, और उनमें ये भी शामिल है कि ये इनके साथ सिमरनजीत सिंह मान है, वो भी इकट्ठा हो। सिमरनजीत सिंह मान ने तो बल्कि अपना उम्मीदवार जो है अमृतपाल सिंह से के उम्मीदवार घोषित होने पे से पहले उन्होंने अपना उम्मीदवार वहां पे घोषित किया था, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है उसको विड्रॉ कर लिया था अमृतपाल सिंह के हक में। तो एक तरीके का आपस में एक कोऑर्डिनेशन सा वो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब बहुत लेट, बहुत देर हो चुकी है। जो भी वोट इनको मिलेगा वो भावनात्मक जो है आधार पे मिलेगा। वो यही है कि सिखों के साथ जो है वो जो केंद्रीय पार्टियां हैं, जो केंद्र में सत्ता पे आसीन हैं, वो सिखों के साथ एक भेदभाव की नीति अपनाए हुए, इसलिए सब सिखों को अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर इकट्ठा होना चाहिए और इन जो उम्मीदवार हैं इनके पक्ष में वोट करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि काफी हद तक इनको वोट मिल सकता है और पहले भी मिलता रहा है। और ये बिल, ये जो मोबिलाइजेशन इनके पक्ष में, ये मुखर रूप से तब आई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पंजाब में अपनी चुनावी रैलियां की है। तो अंततः नतीजा क्या निकलता है, ये जो एलिमेंट है, ये कितनी वोट लेके जाते हैं, क्या इतनी वोट ले जाएंगे जिससे किसी और पार्टी के जो जीतने के चांसेस हैं उनके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि वो चांसेस खत्म करेंगे, तो किसी के को जीतती हुई पार्टी को हरा सकते हैं, क्योंकि चारकोणीय मुकाबला है, अंतर जो है बहुत कम रहने की संभावना है। उसमें थोड़ी सी वोट्स जो हैं, कुछ हजार वोट्स भी किसी भी पार्टी के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा? 3 दिन के बाद मतदान होगा, उसके 3 दिन के बाद नतीजे आएंगे, 1 हफ्ते का समय है, देखिए क्या बनता है। आपने हमारे साथ जुड़े रहे हैं और अगली वीडियो तक भी आप हमारे साथ जरूर बने, दोबारा हमारी वीडियो को देखें और हम लगातार इन चुनाव के जो अलग अलग पहलू है इनके ऊपर चर्चा करने वाली जो वीडियोज है उसके साथ आपके समक्ष दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।